मान लेते हैं कि हमें 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम 2 के बाद दशमलव अंक लेकर संख्याएं बिना दोहराए और बिना रुके लिखते जाएं, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी जो 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, या कह लें 2 और 3 के बीच होगी। क्या आप ऐसे ही कुछ संख्या में ही अंक बदल जाए और न ही समाप्त हो? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। परिमेय संख्याओं 5/11 और 6/11 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? यहाँ सबसे पहले हम इन परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप ज्ञात करेंगे और फिर उन्हें ध्यान में रखते हुए 2 अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। 5/11 का दशमलव रूप है 0.454545 इत्यादि और 6/11 का दशमलव रूप है 0.5454 इत्यादि। इसे आप भाग विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही 2 अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं जो 0.4545 से बड़ी और 0.5454 से छोटी हो। क्या वह दशमलव संख्या 0.4801 इत्यादि हो सकती है? जी हाँ, दूसरी संख्या आप खुद ज्ञात करें और इसी के साथ इस दी गई संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानिए। दोस्तों, पहली संख्या में करनी में 11 यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। उसमें 7 जोड़ने पर भी उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती ही होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या है π/3। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। 3 से भाग देने पर भी यह अनवसानी अनावर्ती ही होगा, यानी यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी संख्या में करनी में 3 यह अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ अंश और हर दोनों में करनी में 3 है जो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें 11/2 मिला। यह एक परिमेय संख्या है। अब आखिरी संख्या लेते हैं। यहाँ 2 करनी में 5 में से करनी में 5 घटाने पर हमें मिला करनी में 5 और यह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन व्यंजकों को सरल कीजिए। दोस्तों, पहला व्यंजक देखिए। यह a धन करनी में b गुणे a ऋण करनी में b के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ a है 8 और b है 23। तो चलिए इस सर्वसमीका a धन करनी में b गुणे a ऋण करनी में b बराबर a का वर्ग ऋण b का उपयोग कर हम इसे हल करते हैं। हल करने पर उत्तर मिला 41। दोस्तों, अब दूसरा व्यंजक देखिए। यह सर्वसमीका करनी में a धन करनी में b के वर्ग के रूप में है। यहाँ a है 2 और b है 3। इस सर्वसमीका का उपयोग कर हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला व्यंजक। 6 धन करनी में 5 गुणे 2 धन करनी में 3। इस व्यंजक में हम सर्वसमीका करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में c धन करनी में d बराबर करनी में ac धन करनी में ad धन करनी में bc धन करनी में bt का उपयोग करेंगे। यह बहुत आसान है। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें और देखें कि आपको यही उत्तर प्राप्त हो रहा है या नहीं। अब लेते हैं आखिरी व्यंजक। यह सर्वसमीका करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में a ऋण करनी में b के रूप में है। इसे आप खुद हल करें। इनमें से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, विकल्प A को देखिए। यहाँ करनी में A गुणे B बराबर करनी में A गुणे करनी में B, इस नियम का उपयोग किया गया है। अब हम इनका मान निकालकर निरीक्षण करते हैं। यहाँ करनी में 15 का मान करनी में 5 गुणे करनी में 3 के बराबर है, इसलिए यह विकल्प सही है। अब विकल्प B को देखिए। यहाँ इस नियम का उपयोग करेंगे, जहाँ A 5 है और B 3 है। हम करनी में 5/3 और करनी में 5/करनी में 3 का मान निकाल कर देखते हैं। दोनों के मान बराबर हैं, यानी यह विकल्प भी सही है। विकल्प C में भी हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं और मान निकाल कर निरीक्षण करते हैं। आप देख सकते हैं कि करनी में 8 का मान करनी में 5 धन करनी में 3 के मान के बराबर नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अब चौथे और आखिरी विकल्प को देखिए। यहाँ भी करनी में 2 का मान करनी में 5 ऋण करनी में 3 के मान के बराबर नहीं है, यानी यह विकल्प भी गलत है। 1 को करनी में 3 से भाग देना होता तो यह कार्य कितना कठिन होता।
लेकिन अगर 1/3 में करनी में 3 से गुणा और भाग दें तो वह कुछ ऐसा दिखेगा, करनी में 3/3। और हम देख चुके हैं कि इस प्रकार के भाग को हल करना काफी आसान होता है। दिए गए भिन्नों के हरों का परिमेयकरण कीजिए। दोस्तों, हमें बस यह ध्यान रखना है कि हर में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि हर अपरिमेय से परिमेय में बदल जाए, और यह कोई कठिन काम नहीं है। हर में लिखी संख्या और सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके यह काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पहला प्रश्न लेते हैं। 11/3 करनी में 6। यहाँ अंश और हर दोनों में करनी में 6 से गुणा करेंगे तो हमें अंश में मिलेगा 11 करनी में 6 और हर हो जाएगा 3 × 6 यानी 18। और अब वह भिन्न होगा 11 करनी में 6/18। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अब हर एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ अंश और हर दोनों में 3 करनी में 6 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन बस अंतर इतना होगा कि गणना के कुछ चरण बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1/करनी में 2 धन 3। यहाँ पर हम अंश और हर में करनी में 2 ऋण 3 से गुणा करेंगे, जो इस सर्व समीकरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अंश में 1 से गुणा होकर फिर वही संख्या मिलेगी और हर हो जाएगा करनी में 2 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। 2 ऋण 9 बराबर ऋण 7, यानी अपरिमेयकरण के बाद वह संख्या होगी करनी में 2 ऋण 3 बटे ऋण 7। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7/8 ऋण 5 करनी में 3। यह प्रश्न भले ही देखने में पिछले प्रश्न से अलग हो, लेकिन यहाँ भी हम उसी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे और अंश तथा हर को 8 धन 5 करनी में 3 से गुणा करेंगे। दोस्तों, हमें बस इस बात पर ध्यान देना है कि अगर हर a धन करनी में b के रूप में है तो a ऋण करनी में b से गुणा करेंगे, और अगर a ऋण करनी में b के रूप में है तो a धन करनी में b से। यहाँ अंश में 7 का गुणा इन दोनों संख्याओं से होगा। 7 × 8 धन 7 × 5 करनी में 3, और हमें मिलेगा 56 धन 35 करनी में 3। और हर में मिलेगा 8 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग गुणे 3, जो होगा 64 ऋण 25 × 3 यानी 64 ऋण 75, जो होगा ऋण 11। तो यहाँ हर का परिमेयकरण हुआ और अब भिन्न है 56 धन 35 करनी में 3 बटे ऋण 11। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब लेते हैं आखिरी प्रश्न। करनी में 2 बटे करनी में 5 ऋण करनी में 2। दोस्तों, अब तक के प्रश्नों में हमारे अंश में परिमेय संख्या ही थी। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें केवल हर की ओर ध्यान देना है। और यहाँ हर किस रूप में है? करनी में a ऋण करनी में b। अब आप बताइए कि यहाँ हम किस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे? जी हाँ, यहाँ हम उपयोग करेंगे इस सर्व समीकरण का। करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में a ऋण करनी में b, जो होगा a ऋण b। आप वीडियो पॉज करके इसे हल करने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार मिलेगा। दिए गए भिन्नों के हरों का परिमेयकरण कीजिए। चलिए बताइए कि पहले प्रश्न के लिए हम किस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसका जवाब सोच सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हम बिना किसी सर्व समीकरण का इस्तेमाल किए ही इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ हर में दोनों संख्याओं में करनी में 2 है, तो यह जुड़कर हो जाएगी 4 करनी में 2। और चूंकि अंश में भी करनी में 2 है, इसलिए अंश और हर में से करनी में 2 कटकर यह भिन्न होगा 1/4। चलिए बताइए कि अगले प्रश्न में हम किस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हर करनी में m धन n है, तो क्या अंश और हर में करनी में m ऋण n से गुणा करेंगे? जी नहीं, यह दोनों संख्याएं एक ही करनी में है, यानी हम फिर से उसी संख्या या करनी के उसी रूप से गुणा करेंगे, अर्थात करनी में m धन n से गुणा करेंगे। हमें मिलेगा करनी में m धन n बटे m धन n। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक संख्याओं के लिए घातांक नियम का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए इसे एक बार दोहराते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ a और b को आधार यानी बेस, n और m को घातांक यानी एक्सपोनेंट्स कहते हैं। पहले नियम में a घात m और a घात n दोनों संख्याओं का गुणा है और आधार समान है, इसलिए यहाँ दोनों की घात जुड़ जाती है। दूसरे नियम में कोष्टक के अंदर वाली घात m का बाहर वाली घात n से गुणा करके इस तरह लिखा है।
और यहाँ भाग यानी a घात m बटे a घात n है, इसलिए यह a घात m ऋण n हो गया है। और आखिरी वाले नियम में आधार अलग अलग हैं, परंतु घातांक समान है, इसलिए इन दोनों का गुणा कर घात को इस तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, आपने तीसरे नियम पर ध्यान दिया? यहाँ एक शर्त दी हुई है कि m n से बड़ा होना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। 2 घात 4 बटे 2 घात 2। यहाँ m का मान 4 है और n का मान 2, यानी m n से बड़ा है। यदि यहाँ इस नियम का उपयोग करें तो हम इसे 2 घात 4 ऋण 2 इस तरह लिखेंगे। हमें यहाँ 2 घात 2 मिला, यानी घात में एक धनात्मक संख्या मिली। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि m n से छोटा हुआ तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। यदि इसी उदाहरण में 4 के स्थान पर 0 हुआ तो m n से छोटा हो जाएगा। यहाँ 2 की घात ऋण 2 मिली, यानी घात में एक ऋणात्मक संख्या मिली। हम जानते हैं कि a की घात 0 1 के बराबर होती है। यदि इस नियम में हम a घात m के स्थान पर a घात 0 रखें तो हमें a घात ऋण n 1 बटे a घात n प्राप्त होगा। अब हम ऋणात्मक घातों के लिए भी इन नियमों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हम पहले नियम का उपयोग करें तो इसे 2 घात ऋण 4 धन ऋण 2 यानी 2 घात ऋण 6 इस तरह लिख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में हम दूसरे नियम का उपयोग करेंगे। इसमें m 2 है और n ऋण 4, इसलिए हम दोनों घातों का गुणा कर इसे 2 घाते ऋण 8 इस तरह लिखेंगे। और इसमें हमने तीसरे नियम का उपयोग किया तो यहाँ 2 घाते ऋण 6 मिला। इस उदाहरण में हमने इस नियम का उपयोग कर 2 का 3 से गुणा किया और इसे इस तरह लिखा। यदि हमारे पास इस तरह की संख्याएं यानी आधार वास्तविक संख्या और घातांक का परिमेय संख्या हो तो क्या हम यहाँ भी इन नियमों का प्रयोग कर सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, यदि कोई संख्या वर्गमूल यानी इस तरह करनी में 2 दी हो तो इसका अर्थ है कि उसके घात में 1 बटे 2 है। और घनमूल यानी इस तरह करनी में दिया हो तो इसे 2 घात 1 बटे 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसी तरह यदि n करनी में a हुआ तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि a की घात में 1 बटे n है। दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। घातांकों की भाषा में हम इसे इस तरह परिभाषित करते हैं। अब आप इस संख्या को देखिए, 9 घात 3 बटे 2। हम इसे 2 विधियों से लिख सकते हैं। पहली विधि में इसके घात में 3 बटे 2 है, यानी कोष्ठक में 9 की घात 1 बटे 2 फिर पूरे की घात में 3। 9 की घात में 1 बटे 2 यानी 9 का वर्गमूल, यह 3 होगा, फिर 3 की घात 3। अब हमें 27 मिला। और दूसरी विधि में पहले आधार का घन करेंगे, फिर पूरे की घात में 1 बटे 2, तो 9 का घन होगा 729 और इसकी घात 1 बटे 2 यानी करनी में 729 बराबर होगा 27 के। इन सभी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहली संख्या में 1.96 घात 1 बटे 2 है, यानी यहाँ हमें 1.96 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसे हम इस तरह करनी में लिखेंगे। पिछली कक्षा में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। हम इसे इस तरह हल करेंगे। यह रहा इसका वर्गमूल 1.4। इस दूसरी संख्या में हमें घनमूल ज्ञात करना है। इसे हम करनी में इस तरह लिखते हैं और इस प्रकार इसका मान हमें 3 मिला। यहाँ 25 की घात 3 बटे 2 है। इसे हम कोष्ठक में 25 की घात 1 बटे 2 फिर पूरे की घात में 3 इस तरह लिखेंगे। 25 की घात 1 बटे 2 यानी 25 का वर्गमूल। अब हमें मिला 5 घात 3 यानी 5 का घन, जो होगा 125। दोस्तों, आप इसे इस तरह लिखकर पहले घन और फिर वर्गमूल ज्ञात करके भी हल कर सकते हैं। अब तक की संख्याओं की घात धनात्मक संख्याएं थी, लेकिन यहाँ 81 की घात में ऋण 1 बटे 4 है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 81 घात 1 बटे 4 यानी 81 का चौथा मूल। इसे इस तरह लिखेंगे और अब हमें 3 की घात ऋण 1 मिला। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हम इसे घातांक नियम का उपयोग कर इस तरह भी सरल कर सकते हैं। दोनों ही जगह हमें उत्तर मिलेगा 1/3। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न में घातांक नियमों का उपयोग कर कुछ प्रश्नों को सरल करते हैं। इसे देखिए, इसमें आधार समान है और घातांक अलग अलग है। यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ a है 1.6, p है 5/2 और q 3/2।
अब इसे 1.6 घात 5 बटे 2 धन 3 बटे 2 लिखेंगे। हमें मिला 1.6 घात 8 बटे 2। इसे 1.6 घात 4 भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या दोस्तों, इसे सरल करना काफी आसान है। यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ a 9 है और p 1/3 और q 5 है। अब यह कुछ इस तरह होगा, 9 घात 5 बटे 3। इसे देखिए, इसमें भी आधार समान है और घातांक अलग अलग, इसलिए इसे हम घातांक के इस नियम का उपयोग कर सरल करेंगे। तो अब इसे 5 घाते 1/2 ऋण 3/5 लिख सकते हैं और 1/2 में से 3/5 को घटाने पर हमें मिला ऋण 1/10। तो अंत में 5 घात 1/2 बटे 5 घात 3/5 को हम 5 घात ऋण 1/10 भी लिख सकते हैं। अब आखिरी संख्या को देखिए, इसमें आधार अलग अलग है और घातांक समान है। यहाँ हम घातांक के इस नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ a है 3, b है 5 और p है 11/3। हमें मिला 3 गुणे 5 घात 11/3। इसे 15 घात 11/3 इस तरह भी लिख सकते हैं। मान लीजिए a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो करनी में a b बराबर होगा करनी में a गुणे करनी में b के। उसी तरह करनी में a बटे b बराबर होगा करनी में a बटे करनी में b के। दोस्तों, आप इन दोनों सर्व समीकरणों से परिचित तो होंगे ही। यहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं। अब अगर हम पहली सर्व समीकरण में a के स्थान पर करनी में a और b के स्थान पर करनी में b रखें, तो यह सर्व समीकरण हो जाएगी कुछ इस प्रकार। और अगर हमने a को a ही रखा, केवल b के स्थान पर करनी में b रखा, तो यह हो जाएगी कुछ इस प्रकार। अब हम यही प्रक्रिया दूसरी सर्व समीकरण के लिए दोहराएं, तो यह कुछ इस प्रकार होगी। करनी में a का वर्ग धन 2 करनी में a गुणे करनी में b धन करनी में b का वर्ग। यहाँ करनी में a गुणे करनी में b हो जाएगा करनी में ab और हमें मिला यह a धन 2 करनी में ab धन b। दोस्तों, यदि संख्याएं करनी में a धन करनी में b गुणे करनी में c धन करनी में d इस रूप में हो, तो हम क्या करेंगे? चलिए इसे भी सरल करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। हम सामान्यतः जिस प्रकार कोष्ठक को हटाने के लिए संख्याओं का गुणा करते हैं, यहाँ भी उसी प्रकार गुणा करेंगे, या कह लें हम योग पर गुणन के बंटन नियम का उपयोग करेंगे और हमें मिलेगा यह करनी में AC धन करनी में AD धन करनी में BC धन करनी में BD।